हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। आज की इस वीडियो में आई एम ब्रिंगिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने पहले वीडियो में देखा था वेरियस कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, राइट? वी अंडरस्टूड द इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, and socio-religious causes, and then finally immediate causes. In this video, we will try to understand various other aspects like failures of the revolt, what was the reason for the failure. Then we will see leaders involved in the revolt, and finally some significance, right? कि इसका significance क्या हुआ. What you have to do, आपको इस वीडियो से करना क्या है इसको देख के, तो आपको सिर्फ एक स्टोरी जैसे समझना है. पीपीटी एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. सारा नॉलेज 1857 रिवॉल्ट के बारे में अवेलेबल है. द ओनली थिंग इज हमको हमारे दिमाग में स्टोरी क्लियर नहीं होती. then it becomes difficult to understand history और history boring लगने लगती है. If you will understand it conceptually, क्या concept था, क्यों revolt हुआ था, क्या क्या reasons थे, तो बहुत आसान लगने लगेगी. fail क्यों हो गया, ये सारी चीजें if you will understand, it will become very easy. Okay, so let's start the video. Today we will see uh, cause of failure of revolt. I am not repeating the content of previous video क्योंकि वो ऑलरेडी है, आप उसको जाके देख सकते हैं. एक रिवीजन या प्रीकैप जिसको बोलते हैं, रिकैप, वो मैं दे सकता था क्या क्या कॉजेस थे, बट फाइनली वो आप जब वीडियो देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा. अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लिटिल बिट लेंदी तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो हम कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट देखते हैं. ठीक, कि आखिर 1857 का रिवॉल्ट विच वाज so widespread, not widespread but एक unprecedented revolt था. ब्रिटिशर्स को इतना मुश्किल सामना करना पड़ा. they have never imagined they will face such kind of revolt by native people. और वैसा अगर रिवॉल्ट होता है तो वो फेल क्यों हो गया, तो वो आप समझिए. सबसे पहले तो इफ यू कैन सी इमेज में आप देखें इसमें, तो देखिए ये इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना था. इतना बड़ा इंडिया होने के बाद भी इट वाज फोकस्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली. एक बहुत लिमिटेड एरिया में था. इट वाज नॉट इन ऑल इंडिया रिवॉल्ट. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ हैविंग लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट, इट इट इज वन ऑफ द रीजन कि इट फेल्ड, राइट? इसमें ये भी हो सकता है कि अगर ज्यादा बड़ा रीजन होता तो और लोग पार्टिसिपेट करते. ब्रिटिशर्स को शायद उनके ट्रूप्स या सिपॉयज है वो कम पड़ जाते. ठीक है, आर्म्स एम्युनिशन कम पड़ जाता, बट टेरिटोरियल एक्सटेंट छोटा था. तो इट वाज इजी फॉर देम टू चैनलाइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर अगेंस्ट सप्रेसिंग दिस रिवॉल्ट, राइट? तो वो एक रीजन था. सेकेंड, लैक ऑफ मॉडर्न आर्म्स एंड आर्सेनल्स. आप देख सकते हैं जो मेरा सेकेंड पॉइंट है. इसको आप एक टेक्निक ये हो सकती है कि यू कैन जस्ट मग अप थिंग्स एंड whenever there is a question you can write it about it, but वो आपको सही पर्पस सॉल्व नहीं करेगा. अगर आप मेंस यूपीएससी मेंस में भी लिख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन का आंसर, तो कुछ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए. और मगिंग अप में हिस्ट्री इतना सारा है कि इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. तो आप समझते जाइए कि क्या क्या चीजें थी. सेकेंड जो मैं बता रहा हूँ, लैक ऑफ मॉडर्न आर्म्स एंड आर्सेनल्स. तो ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे देखो, एक तो जो ब्रिट एनफील्ड आ गई थी, एनफील्ड कैट्रिज आ गई थी, राइट? वो एक लेवल की एडवांस गन थी. ठीक, और इससे पहले भी जो गन थी जिसको ब्राउन बस मस्कट मस्कट कहते हैं वो जो थी वो भी अपने जो नेटिव लोग हैं उनसे तो अच्छी थी. हम लोग किससे, भाला, पियर्स, स्पीयर्स वगैरह से लड़ रहे थे, राइट? डंडे लाठी जिसको बोलते हैं उससे लड़ रहे थे. तो डेफिनेटली वी वर नॉट हैविंग द मॉडर्न आर्म्स एंड आर्सेनल्स. so this was one of the reason of failure of the revolt. वो तो बंदूक से मार रहे थे और हम चाकू, भाले और इन सब से लेके we were fighting against them. Second is lack of communication. Third is lack of communication channel, right? Lack of communication channel. Why it is important? When you are fighting against any enemy in their territorial extent, so you need to understand कि भाई आगे क्या हो रहा है, कहाँ पे आपको एनर्जी इन्वॉल्व करनी है, कहाँ पे आपको ट्रूप भेजना है, राइट? कहाँ कौन सा वीक पोर्शन है ब्रिटिशर्स का, कौन सी आर्मी इन्वॉल्व है, कौन सी आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, राइट? तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम. और वो तो सब एक गुस्से से निकल गए थे. कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम वी विल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो बस कोई कम्युनिकेशन नहीं था, जो जैसे मिलते गए
लीडर्स वीडर्स जो मिलते गए सब जुड़ते गए, दे वर हैविंग देयर ओन ग्रीवेंसेस, जो भी लीडर्स जुड़े थे, ठीक है। तो जिस कारण ये फेल हो गया, कम्युनिकेशन चैनल नहीं था उनके पास, could not as a result could not come to each other's rescue in terms of distress। जब कभी प्रॉब्लम होती थी कोई आ नहीं सकता कि बचाओ बचाओ, जब नहीं चिल्लाया जा सकता था। आप समझ रहे हैं कि एक पार्ट में अगर कहीं पे हो रहा है दिस रिवॉल्ट, कहीं पे फाइटिंग हो रही है, and if they need help, so what happens, they simply call, in modern time they simply call to other military troop or other infantry, जो भी टुकड़ी है जो भी बोलते हैं, वहां से हेल्प मिलती है, but they were not having any communication means, so this was not possible then। Next is the country as a whole was not behind rebel। I told you that limited territorial extent was there। उसमें country में rebels में कौन कौन थे? सबसे पहले तो peasants थे। Peasants were having their own grievances because of high land revenue demand, and they were dispossessed from their lands, right? And also loss of artisanship and handicraft made them more poor। जब handicrafts industry चली गई, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके जहाँ पे है, अगर जहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री चली जाए, कुछ एआई या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर का यूज ही खत्म हो जाए, तो व्हाट विल यू डू, यू विल हैव टू फाइंड सम अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और अगर आप स्किल नहीं है तो वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं मिलेगा। सेम वे जब पीजेंट्स इस कारण से फाइट कर रहे थे, जमींदार फाइट कर रहे थे कि उनका जो स्टेटस चला गया था, उनका इतना सारा लैंड ब्रिटिशर्स ने सेल कर दिया था, तो उसके लिए फाइट कर रहे थे, राइट। और डिस्पोज नवाब्स जो थे, जो उनको ओल्ड टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने थ्रू वेरियस पॉलिसीज ले ली थी, तो उसको फाइट करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जो मर्चेंट्स थे, इंटेलिजेंसिया थे, ठीक, तो और बाकी लोग जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जिनसे ब्रिटिशर्स से फायदा हो रहा था, जैसे आर्मी मैन ही कुछ इंडियन आर्मी मैन फाइट कर रहे थे इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, तो साथ नहीं आए, राइट। मराठास और साउथ इंडिया में, पंजाब में भी लोगों ने फाइट किया, मद्रास वगैरह से कोई नहीं आया, हैदराबाद मद्रास से कोई नहीं आया, तो एज द कंट्री एज अ होल वाज नॉट बिहाइंड रिबल, राइट। सो दैट वाज द रीजन। Next, despite the doctrine of lapse, the Indian rulers who expected the future to be safe with the British liberally provided them with men and materials, right? Who expected the future with the British। हाँ, तो क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी है जिसमें कि ये कहा गया कि इफ यू विल नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल सन, राइट, सो योर property cannot be your authority cannot be inherited by that son, and your authority will lapse। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो कुछ रूलर्स की जो जिसके थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू गई ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, सारा उनका राज्य गया, तो उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम ब्रिटिशर्स के शरण में सेफ तो रहेंगे, देयर फ्यूचर टू बी सेफ विद द ब्रिटिश, है ना। और जिनको ऐसा लगा तो उन्होंने मैन एंड मटेरियल दोनों दिया फाइट करने के लिए ब्रिटिश को, राइट। जो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉलो कर चुके थे, तो वो समझ नहीं पाए कि ब्रिटिश का बाहर जाना, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, राइट। दे फेल टू अंडरस्टैंड इट, एंड they were just having the limited mindset, limited vision, that's why they supported British in 1857 revolt। Next is almost half the English rulers not only did not revolt but fought against their own country। Yeah, that is true। Exactly, they have number like book like Shekhar Bandyopadhyay, Bipin Chand, they have number, okay, that how many how many sepoys participated. So half of them revolted, but half of them who were there in Indian British Indian Army at that point of time, they fought against rebels. So there was no fraternity among sepoys themselves, right? So we can definitely clearly assume that it was of course bound to fail। Next is poor leadership। Most of them failed to realize the significance of revolt and simply did not do enough, right? Did not do enough. So leadership, whatever were there, like peasants, zamidars, I will give you some name of the leaders also. So they did not do enough, and they were not capable also. If you will understand it properly, and if you will read in deep manner, so you will see that they were not even capable for leading। जैसे कि 70 years 75 years के लीडर्स थे, जिनमें वो एनर्जी नहीं थी, जस्ट दे
कंपेल टू फाइट, ऐसा हो गया कि बस अब उनको फाइट करना है, ऐसे सिचुएशन आ गई थी। Poor leadership can be one of the reasons. Next is no future plan. Rebels were all prisoners of their own past, fighting primarily to regain against their lost privilege. No, there was no planning actually. They just outbusted their anger, right? And if anybody asks at that point of time from them that why you are revolting, and if you win, then what will you do? So there was no future plan. They just wanted to go back in their previous, condition. And what kind of previous condition? Not like Mughal Empire. They just wanted to have like Bengalis. They wanted to have, you know, rule of local Bengal Nawab, then Awadh Nawab, like that. So they just wanted to regain their old position, old status, and there was no future plan. So that's why this revolt failed. So 5-6 reasons I have given you for the failure of the revolt. You need to remember that. Next is leaders of the revolt. This is important. Directly can be asked in the examination. uh, matchmaking for in matchmaking forms or in any other form. So you need to remember that. अच्छा, here you understand कि आपको ये समझना है कि देखो जहां जहां पे रिवॉल्ट हुआ था बस वहीं के लीडर्स ही हैं। लाइक कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली, फैजाबाद जो लखनऊ के ही पास है, ठीक है, बरेली, अ, ये भी उत्तर प्रदेश का ही रीजन है, और झांसी, राइट। आपसे कोई पूछे कि हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन पंजाब ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो पंजाब ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम मद्रास, फ्रॉम हैदराबाद। तो ये चीज आपको लॉजिकली समझना है कि देयर वाज नो स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, सो दैट्स व्हाई देयर वुड बी एनी लीडर। तो लीडर्स के नाम आप देख लीजिए। कानपुर में कौन सा था? नाना साहेब, हु वाज द लास्ट पेशवा, जो कि मराठास के हार के बाद कानपुर में रहने लग गया था। फ्रॉम लखनऊ, बेगम हजरत महल वाज द लीडर। फ्रॉम बरेली, खान बहादुर, राइट। फ्रॉम फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। झांसी से तो वी ऑल नो रानी लक्ष्मीबाई, राइट। एंड देन बिहार ऑल्सो, फ्रॉम बिहार कुंवर सिंह। तो ये 5-6 लीडर्स का नाम आपको याद करना है, नॉट डिफिकल्ट। लखनऊ वाले आप समझ लिए, हजरतगंज जो है तो बेगम हजरत महल से याद रहेगी, शी वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। कानपुर में नाना साहब, इट इज इजी टू रिमेम्बर, और बाकी भी आप याद कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है, ये है ना, और है देखिए, दिल्ली में जनरल बख्त खान था, लखनऊ में बेगम हजरत महल, एक लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक। आरा बिहार में कुंवर सिंह, बागपत यूपी में शाह महल। So you can see only leaders from this region are confined, are taking part in the revolt of 1856, right? Now this is very important part, fate of leaders after revolt. You will not find much about this in most of the book, कि आखिर इन लीडर्स का रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या है, राइट, कि भाई कहाँ चलेगा ये। बस लोग रिवॉल्ट की बात करते हैं और फिर बात खत्म। First of all, you understand this कि this revolt lasted for around, it started in 1857 and it lasted uh, around first initial month of 1859, right? तो कम से कम 1.5 साल अराउंड चला ये रिवॉल्ट। ब्रिटिशर्स को इसको खत्म करने में 1.5 साल लग गए। तो और सबको कैसे इन्होंने ठिकाने लगाया, एक तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर जो थे, जो हु वाज कंसिडर्ड एज द मुगल रूलर, है ना, और लीडर ऑफ द रिवॉल्ट लोगों ने मान लिया था। तो ही वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू रंगून। हिज सन्स वर शॉट डेड। लड़कों को पकड़ा गया, रास्ते में ही मार दिया गया, एकदम मतलब पकड़ते ही उसी दिन ले जाते हुए मार दिया गया, राइट। बहादुर शाह जफर को उन्होंने नहीं मारा क्योंकि अभी वो भी एक नाम था और रिवॉल्ट भड़क सकता था, इसलिए उनको रंगून भेज दिया, रंगून विच इज प्रेजेंट डे बर्मा, राइट। नाना साहब जो कानपुर वाले थे, ये फ्लड टू नेपाल एंड वाज नेवर हर्ड ऑफ अगेन। नेपाल चले गए, पता ही नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेथ हो गई होगी। तात्या टोपे जो कानपुर से थे, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर लड़ा था, है ना। ये फ्लड टू जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और लेटर कॉट एंड किल्ड इन 1859। जंगल में छुप गए थे लेकिन उनको भी पकड़ के मार दिया गया। झांसी की रानी जो थी, वीरांगना झांसी की रानी, तो वी ऑल नो दैट शी वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय सर ह्यूज रोज इन 1859, तो सभी को पता है।
By 1859 कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला ऑल डेड, ये सब बूढ़े लोग थे। बख्त खान, कुंवर सिंह, बहादुर खान, ये सब जिनकी डेथ हो गई थी। हजरत महल वॉज कंपेल टू फ्ली टू नेपाल, नेपाल चली गई, उसके बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। और फाइनली ब्रिटिश हैड अ लॉट ऑफ मेन, हाँ, तो ये लीडर्स जो है आप देखो 1859 में ही ठिकाने लगा दिए गए, राइट। इनको ज्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं इनके पास। Now you see the impact or consequence of revolt. What impact it had in Indian freedom movement further. Right? जो हुआ इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रिवॉल्ट 1859 का, 1857 का, राइट, जो 1859 तक चला, इतना बड़ा रिवॉल्ट जो हुआ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ऑब्वियसली अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट तो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। यू रिमेम्बर दैट कि रिवॉल्ट 1859 तक चला, लेकिन उन्होंने 1858 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला दिया। ठीक है, वी विल सी द वेरियस फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, दैट व्हाट चेंजेस इट ब्रॉट इन इंडियन पॉलिटी, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ब्रिटिश इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ओवरटेक कर लिया कि अब वो इंडिया में रूल करेंगे, राइट। सो ये सबसे बड़ा चेंज था। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कन्वर्टेड एज अ वायसराय, है ना, वायसराय नाम चेंज कर दिया गया, वायसराय इट्स काइंड ऑफ इट, ही इज बेसिकली एजेंट ऑफ क्वीन, है ना, क्वीन ऑफ द ब्रिटिश, राइट। तो उसका एजेंट वायसराय बोल दिया गया। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे, तो ही वाज द फर्स्ट वायसराय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर abolished, जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ऑफिस थे, इनको खत्म कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये ब्रिटेन में बनाया गया। ठीक है, वायसराय इंडिया में रहेगा, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल रिसाइड इन ब्रिटेन, एंड देयर विल बी 15 मेंबर्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट हु विल गाइड हिम, कौन कैसे क्या करना है इंडिया के लिए। तो ये आपको समझना है। Members of Indian civil service to be appointed on the basis of competition, ये एक नया चेंज आया। और फाइनली the vice has to be assisted within executive council। तो ये दो है, एक काउंसिल, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल हो गई, और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडिया में ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, जिसको जो असिस्ट करेगा वायसराय को। ठीक है, कितने मेंबर्स थे, क्या थे, आई विल डिस्कस इट इन द सेपरेट व्हेन वी विल सेपरेट लेक्चर, व्हेन वी विल डिस्कस डिफरेंट एक्ट्स की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन दैट पार्ट ऑफ द, राइट। तो ये था सेकेंड पार्ट। एंड फाइनली लास्ट जो था, नो मोर एनेक्सेशन। they decided that from now there will be no more annexation. What is annexation means, अब किसी टेरिटरी को या ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाया नहीं जाएगा, जो है वैसा ही रहेगा, एंड वी विल रूल इन सेम टेरिटरी। उसके आगे की कहानी वी विल सी कि क्या होता है, बट यू रिमेम्बर दैट दिस रिवॉल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत लैंडमार्क और वाटरशेड मूवमेंट था। ठीक, इससे आगे जो हम बात करें तो वी नीड टू सी द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन अभी भी सिंस 2014 से देयर इज नो प्रीलिम्स क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू नीड टू रिमेंबर, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक, मेंस क्वेश्चन में एक आया था 2019 में, द 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियन that had occurred in the preceding 100 years of British rule elucidate, right। तो ये जो है, ये बोला है कि जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 1857 रिवॉल्ट है, तो इससे पहले पिछले 100 इयर्स में जो छोटे छोटे रिवॉल्ट, लोकल रिवॉल्ट होते थे, उसका ही एक कल्मिनेशन था, राइट। तो उससे पहले जो रिवॉल्ट हुए थे, यू हैव टू डिस्कस दैट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2016 में आया था, explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, कि ये रिवॉल्ट जो है, उसके बाद बेसिकली ही इज आस्किंग, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट चेंज इट ब्रॉट इन, राइट, आफ्टर दिस रिवॉल्ट व्हाट चेंज हैपेंड, राइट। इंपॉर्टेंट वाटरशेड था कि अभी तक जो हो रहा था, इसके ब्रिटिश जो कर रहे थे, पॉलिसी जो ला रहे थे, दे चेंज समथिंग एल्स, बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज उन्होंने लाया। तो ऐसे क्या चेंजेस थे, दैट यू हैव टू डिस्कस, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। और जो भी डाउट होगा, यू कमेंट मी, आंसर, व्हाट्सएप मी, टेलीग्राम मी, जो भी होगा, हम आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।
and keep watching our videos, and also subscribe our YouTube channel. Thank you once again.